नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। 3 बज गए हैं और वक्त है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। और आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, यूपी के उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के बारे में पुलिस कई सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या, आत्महत्या और हादसे के बीच उलझी इस गुत्थी में पुलिस ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार घटना के दिन हुआ क्या था। इसके लिए फोरेंसिक जांच से लेकर स्निफर डॉग तक लगाए गए हैं। मौके वारदात पर स्निफर डॉग के जरिए जांच करने में इस मामले का एक नया पहलू सामने आया है। दरअसल डॉग घटनास्थल पर सूंघने के बाद बार बार एक घर की तरफ दौड़ रहा था। जब पुलिस ने इस पर निगरानी की तो खोजी कुत्ता पास के ही एक घर में घुस गया। जानकारी के अनुसार जब ये जानकारी सामने आई कि वो घर सबीर नाम के एक दुकानदार का है, जहां पर घटना वाले दिन यानी कि बुधवार की दोपहर घर से निकलते वक्त लड़कियों ने उसकी दुकान से कुछ नमकीन के पैकेट लिए थे और जाते वक्त खाए भी थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सबीर की दुकान से बाकी बचे नमकीन के सारे पैकेट्स जब्त कर लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं एक लड़की अभी अस्पताल में जंग लड़ रही है अपनी जिंदगी और मौत के बीच। बच्ची के इलाज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर केजीएमयू के डॉक्टरों की टीम भेजी है। दूसरी ओर उन्नाव कांड में मृत मिली दोनों लड़कियों का आज अंतिम संस्कार किया गया। गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो यूपी के उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के बारे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार हर एंगल से पुलिस की टीम जांच कर रही है। फिलहाल जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। शुरुआती जांच में जो सामने आया है, शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन जहर की पुष्टि हुई है। हालांकि ये जांच लगातार की जा रही है कि कैसा जहर था, कौन सा जहर था जिससे ये मौत हुई। तो हर एंगल से पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। फिलहाल राजनीतिक सियासत भी इस मुद्दे पर गरमाई हुई है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से उमेद सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका उमेद सिंह जी। सीधा सवाल मेरा आपसे पहला यही रहेगा, जो ये मुद्दा है बड़ा ही संवेदनशील उन्नाव का जो केस है, ऐसे मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, राजनीति हो रही है, तमाम पार्टियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, हर एंगल से नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन जांच में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। क्योंकि जो एंगल सामने आ रहे हैं, बुधवार का ये पूरा मामला और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टरों की टीम भेज रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए हिमांशी जी, ये बड़ा क्लियर कट है। इसमें जो है लोग राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें जांच जो है पूरी तरह से बड़ा दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से जांच चल रही है। जिस तरह से परिवार के लोग भी, उनका बयान भी बार बार बदल रहा है, इसलिए जांच जो है और गंभीरता से और बारीकी से करने की जरूरत पड़ गई है। आप ये देखिए, डॉक्टरों ने इसे सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग का बताया है। 2 किशोरियों के सब का पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पैनल ने कराया था। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। ठीक, उनके शरीर पे कोई चोट की निशान नहीं पाई गई। डॉक्टरों ने जहरीली पदार्थ का आशंका जता रहे हैं। तीसरा रिपोर्ट भी सुरक्षित कर ली गई है, जो फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। तो अभी देखिए 6 टीम गठित की गई है और लखनऊ रेंज की जो है पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी जी को ये सौंपा गया है, जो बहुत ही सख्त ऑफिसर्स हैं, ईमानदार हैं और वो पूरी तरह से इसकी जो है जांच के लिए लगी हुई है। इसका बिल्कुल निश्चित है कि दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल अलग होगा, निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, संजीव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी संजीव जी। धन्यवाद। संवेदनशील ये मुद्दा और इस पर राजनीति हो रही है। बेटियों के इंसाफ की बात होनी चाहिए, जो भी आरोपी है, गुनहगार है, सामने आना चाहिए, लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर राजनीति की। उन्नाव केस पर सियासत गर्मा गई है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये पूरी तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न को लेके है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, बहनें हमारी सुरक्षित हैं, माताएं हमारी सुरक्षित हैं,
ये दुर्भाग्य है। और इसके विषय में जितना कम राजनीति हो उतना ही अच्छा होगा। आप ये जो भी अभी बोल रहे थे उनको ये समझना चाहिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है। आप बार बार कह रहे हो कि बयान बदल रही है, उनका परिवार बयान क्यों नहीं बयान बदल रहा होगा? कौन से बयान बदल जाएगा? जो अधिकारी ये पूछेगा आके उससे, आज उनके परिवार को सांत्वना की जरूरत है, उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है बयान बदलने का। अब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में इनकी सरकार ने कि लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं उनको। ये पूरी तरीके से निरंकुश है। इनको कोई लड़कियों का, बेटियों का, बहनों का, किसी के उसका कोई वो नहीं है। और जहां तक अभी ये बात कर रहे थे कि वो लक्ष्मी जी और ये आईजी बहुत सख्त हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आप एक बात बताइए कि अमर सिंह यादव अभी तक कहाँ है? वो सिपाही कहाँ है जो 302 के मुकदमे में उन्नाव में वांछित है? ये दुर्भाग्य है उन्नाव का कि यहाँ ऐसे अधिकारी पोस्ट है जो अपने ही सिपाही को नहीं ढूंढ पाए जो 302 में मुकदमे में वांछित है। अगर ये ऐसे आदमियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कैसे सरकार का इकबाल होगा जनता के बीच में? ये सिर्फ खोखले दावे इनके पास हैं, झूठे वादे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है संजीव, जानकारी ले लेते हैं फिलहाल उमेद सिंह जी से, वो क्या कह रहे हैं। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब दीजिए उमेद सिंह जी। नहीं, मैं तो कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने तो जो आपने कहा मैंने उसको बताया। मैं इन लोगों के जवाब और सवाल नहीं करने बैठा हूं। संजीव जी ने जो बात कही है उसका जवाब हम भी चाहते हैं कि आपने भी ये बात कबूल की है कि पीड़ित परिवार जो है अपने बयान बदल रहा है। आपको क्या लगता है क्यों बदल रहा है पीड़ित परिवार बार बार बयान? आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके दबाव के चलते, सरकार के दबाव के चलते ऐसा किया जा रहा है। ये दुखद मसला है और इस पे राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। ये लोग घुमा करके उसको अलग से अलग अनाप शनाप बातें करते हैं। ये मुझे मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ। आज 32 साल हो गया राजनीति में, मुझे ये पसंद भी नहीं है। वहाँ पे उनके घर वालों ने पहले बताया कि हाथ पैर बंधे होने की बात कही, बाद में उनके भाई जो कानपुर में हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, गाँव वालों ने बताया। अभी इस तरह की पूरी जानकारी नहीं होती है तो लोग आकर के बैठ जाते हैं, चैनल पे बोलने लगते हैं। वो जो जानकारी, जांच कहाँ से होती है? जांच घर से ही शुरू होगी। उनके परिवार वालों को लेकर के आसपास की जगह से ही जांच की जाती है और अलग बयान आते हैं तो उसके ऊपर फिर गंभीरता से जांच होती है कि कितना सही कितना गलत है। जांच होने का एक मापदंड होता है, एक तरीका होता है। ये बड़ा उसको राजनीतिक को बता रहे हैं। हेलो जी उमेद सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं राजनीति की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि राजनीति ऐसे मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। बात अगर करें पीड़ित परिवार के बयानबाजी बदलने की, सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या वजह है कि पीड़ित परिवार जो है अपने बयान लगातार बदल रहा है? पहले उन्होंने कहा कि हाथ पैर बंधे थे, उसके बाद कुछ और जानकारी दी, तो क्या लगता है वजह क्या है आखिर? ये जांच का विषय है। मैं औरों की तरह गलत बयानबाजी नहीं करना चाहता। जिस चीज में जांच चल रही है उसको अभी हम जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता, हमारी सरकार एक एक बिंदुओं पे जांच कराएगी, एक एक चीज ला करके सामने रखेगी। ये वो सरकार है जो कभी बख्शेगी नहीं। ये बड़े बड़े अच्छे केसों में आप देखे हैं नेशनल लेवल पे कि आज भी वो लोग बेल पे घूम रहे हैं। तो ये बख्शने वाली सरकार नहीं है। ये योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी किसी भी हालत में किसी भी स्तर तक जाकर के तह तक इस जांच की जांच कराएंगे और इसको दूध का दूध पानी का पानी अलग करेंगे। ये वो सरकार है, इससे पूरा भरोसा जनता को है और जनता इंतजार कर रही है। बात न करिए, जनता के दिल की बात करिए, जनता के दिल में बैठिए। संजीव जी दीजिए, जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो बार बार कहते हैं कि बख्शने वाली सरकार नहीं, किसको डराने की कोशिश करते हैं? आज सांत्वना की जरूरत है परिवार को, ये डराने की बात करते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात हो रही है। आप कह रहे हैं मैं बख्शने वाली सरकार नहीं। कौन है ये? अरे इनको पता आज उस परिवार के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। ये डराने का कितना बड़ा दुर्भाग्य कहाँ से आ गए? आप कह रहे हैं कि वो अधिकारी, अरे यहाँ तो
नेताओं के मुकदमे वापस हो गए। ठीक है संजीव जी, ये डराने वाला एंगल मैं भी समझना चाहूंगी। आप जो बात कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश, इसके चलते बयान जो है लगातार बदल रहे हैं, ये डराने वाला एंगल कहां से आया? उनकी ओर से तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि बयान आखिर क्यों बदले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं चाहते, लेकिन बावजूद इसके राजनीति तो हो रही है, तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है। समाजवादी पार्टी किसी स्तर पर राजनीति नहीं चाहती है, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि न्याय हो, उन बच्चियों के साथ न्याय हो, उन बहनों के साथ न्याय हो, और बड़ा सा कड़ा दंड मिले जो भी अभियुक्त हो, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना छोटा आदमी हो, अगर उसने दंड अपराध किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब, कहने का ये सिर्फ है कि ये सरकार खोखले दावे ना करे, कुछ करती हुई दिखाई देनी चाहिए। सबसे पहले प्रशासन ने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए थे, आज उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ नहीं बंधे हुए थे, कह रहे हैं प्रशासन ने सबसे पहले कहा इस बात को कि उनके हाथ बंधे हुए मिले। कैसा दुर्भाग्य, ये बहुत पीड़ा का विषय। और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी तो ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ठीक है संजीव जी, उमेद सिंह जी जवाब दीजिए। खोखले दावों की बात यहाँ पर की गई है, बात यह है कि हर कोई चाहता है बेटियों को इंसाफ मिले, और एएनबी न्यूज भी यही चाहता है, हर भारत का हर एक आदमी चाहता होगा कि इंसाफ मिले। सवाल यहाँ पर यह है कि जो आपकी सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं अपराध मुक्त राज्य को बनाने की, उन दावों की तो पोल खुल गई है। निश्चित तौर पर मैं ये दावा फिर कर रहा हूँ बार बार हिमांशी जी कि ये निश्चित है, ये वो सरकार है जो पीछे 5 साल जो स्थितियां बनी थी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता था, जो हालात बने थे उत्तर प्रदेश के, वो बद से बदतर हो गया था। आज उसको ला करके आज 99% आज इसका सफाया हुआ है, और पूरा देश नहीं, पूरा देश आज सराह रहा है, आज सराहना कर रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की। जो स्थितियां आज भी इतना दुखद एक केसेज है जिसके ऊपर आज जो है 2 बच्चियां का एक्सपायर हुई हैं, इस पे इस तरह से जो है आज दुख के बजाय और उस पे घुमा टहला करके बिना बात बोले हुए उन बातों को कहा जाता है। ये आदत पड़ गई है इन लोगों की, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और फिर ऐसे मौके पे आज मैं बार बार चैलेंज देके कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस केस को नहीं, किसी भी केस को तह तक पहुंच करके पूरी तरह से ईमानदारी से जांच कराएगी, और कराई है, और आगे भी ये स्पष्ट रहेगा, और एक एक दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करेगी सरकार। ठीक है उमेद सिंह जी, जो आपकी ओर से कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है और अच्छे से जांच की जा रही है, उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, और पीड़ित परिवार की किस प्रकार से सहायता आपकी सरकार की ओर से की जा रही है? निश्चित तौर पे मैडम, निश्चित तौर पे एकदम आप ये देखिए कि जांच में जब ये हुआ है, आशंका जाहिर हुआ है, तो एक तीसरा रिपोर्ट को इसीलिए सुरक्षित किया गया, और उसको जो है अभी जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, और ये इसका जो है स्पष्ट इसका रिपोर्ट आते ही वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। और जो चीज होगा एक एक पॉइंट पे पूरी तरह से एक्शन होगा, एक एक चीज की पॉइंट टू पॉइंट जांच होगी, ताकि कहीं पे किसी को निर्दोष आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए, इसको न्याय मिले, घर वालों को न्याय मिले, वो पूरा परिवार, दुखी परिवार को पूरा न्याय मिले, इस पे पूरी सरकार अडिग है, वचनबद्ध है। लेकिन जो सिस्टम है, क्या लगता है आपको इस सिस्टम के चलते कब तक न्याय बिटिया को मिल पाएगा? क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जो कि काफी लंबे खिंचे हैं, न्याय मिलने में सालों लग गए बेटियों को। हाँ, बहुत ऐसा होता रहा है, आज 70 सालों में यही सब चलता रहा है, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। अब आजकल बहुत जल्दी, आज जो सरकार सेंटर से लेकर प्रदेश तक, स्टेट तक है, वो इतना एक्टिव है, और वो भी माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो जग जाहिर है, वो पूरे देश उनकी सराहना करता है। अब वो दिन लद गए हैं जिसमें सालों साल निकल जाते थे और बाद में लीड पोत के वो सब खत्म कर दिया जाता था। अब वो चीज नहीं होना है उत्तर प्रदेश में। यहाँ बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक चीज स्पष्ट होगा, और एकदम जो है जनता के सामने होगा। चलिए ठीक है उमेद सिंह जी, संजीव त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल देखना यही है कि अब उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिल पाता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 3 बजे 3 बड़ी खबरों में बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बीते साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी सेना को भी नुकसान होने की बात कही गई थी, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर शुक्रवार से पहले ये स्वीकार नहीं किया था कि इस घटना में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली की शुक्रवार की खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना AMC ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए या फिर घायल हुए थे। ग्लोबल टाइम्स में PLA डेली की खबर के हवाले से ये जानकारी दी गई है। गलवान में झड़प के दौरान मरने वालों में PLA की शिनजियांग सेना कमान के रेजिमेंटल कमांडर की पबाओ भी शामिल थे। गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के दौरान भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। 4 दशक से भी अधिक समय में भारत चीन सीमा पर हुई ये सबसे हिंसक झड़प थी। वहीं बता दें कि डिसएंगेजमेंट पर भारत और चीन के बीच कल मोल्डो में 10वें दौर की बातचीत होगी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर TC राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो मेजर साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि चीन पर भरोसा किया जा सकता है क्या? हालांकि कल बातचीत होनी है, भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर समझौता हालांकि बन रहा है और अब कहीं ना कहीं चीन भी अपने जो मरे हुए सैनिकों की बात को कबूला है चीन ने कि हाँ, हालांकि पहले इस बात से इनकार कर दिया था। तो चीन जो फिलहाल अपने कदम बढ़ा रहा है या यूं कहें कि भारत के दम को देखते हुए अपने कदम पीछे ले रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या कहेंगे मेजर साहब? देखो, पीछे का इतिहास अगर देखें हम तो चीन भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन ये भी बात निश्चित है कि चीन अभी कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। उसने देख लिया है गलवान घाटी में उनके 45 लोग शहीद हुए हैं, वो जैसे कबूले से ना कबूले, रशियन न्यूज एजेंसी ने डिक्लेयर किया है कि 45 लोग उनके शहीद हुए हैं। अच्छी तरह से पता है, हम लोग विंटर वारफेयर के लिए तैयार थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनके यहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म है, सारे टेम्पर्ड सिपाही हैं उनके, एक दिन भारतीय सेना के सामने वो नहीं खड़े हो पाएंगे। अब वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे उनको एक बहुत बड़ी मात मिल चुकी है। तो अब हमें पूरा भरोसा है कि आगे चाइना कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। हमने अभी पैगोंग लेक से वापसी कर ली, उन्होंने वापसी कर ली। हमने अपना ट्रूप्स टैंक्स वगैरह डिप्लॉय थे, धीरे धीरे वापस कर लिए। मेरे ख्याल से इस संडे तक ये जो डिसएंगेजमेंट का पहला फेज खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग ड्रोन से सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने हेलीपैड को भी डिस्ट्रॉय किया, जेटीज भी डिस्ट्रॉय की, उन्होंने गन पोस्ट वो भी डिस्ट्रॉय की, बट स्टिल हम नजर बनाए हुए हमारी आर्मी, और किसी भी सूरत में अब हम उनको आगे नहीं आने देंगे, ना वो हिम्मत करेंगे। चारों तरफ से घिर चुके हैं। हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के उसमें मैंने देखा है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है एक सॉल्यूशन के लिए। इसके 23 कंट्रीज लगते हैं अगल बगल में, 23 के साथ में डिस्प्यूट है बॉर्डर्स का। कोई कंट्री चाइना के साथ आज जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान है, केवल पाकिस्तान भीख मांग रहा है चाइना के द्वार पे जाके, चाइना मना कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी इंडियन आर्मी की। मैं सल्यूट करता हूँ देश की लीडरशिप को, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, एंड जो हमारे जनरल नरवाने हैं इनकी विजिट, जनरल रावत के CDS जो उनकी विजिट ने हमारे जवानों का मोरल बहुत ऊंचा कर रखा है। आने वाले समय में चाइना के जवान ही हिम्मत नहीं करेंगे, वो ही कहने लगे कि अब हिंदुस्तान की आर्मी के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। हमने 9 महीने बर्फ के अंदर गुजारे हैं, अब तो गर्मी आ जाएगी, हमारे लिए एक सुहाना मौसम आने वाला था। चाइना को मुश्किल होगा तो सस्टेन करना इतनी बड़ी आर्मी को बॉर्डर पर लेके, बिकॉज उनके लोग डिमोटिवेटेड थे गलवान वैली की झड़प के बाद में। बिल्कुल मेजर साहब, हालांकि चीन अभी भी पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है। 4 सैनिक
मरने की बात उसने कबूली है, एक की घायल होने की कबूली है, लेकिन पहले जो जानकारी चीन की ओर से ही दी गई थी, हालांकि बाद में उसे बदल दिया गया था कि भारी नुकसान चीन को हुआ था। उस दौरान 40 से 45 सैनिक मारे गए थे और वो 4 से 5 की बात कर रहा है फिलहाल। हालांकि कबूली है, लेकिन अभी भी झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहा है चीन। और ऐसे में हालांकि अभी दोनों सेनाओं ने जो है वापसी कर ली है, चीन भी वापस अपनी सेना को बुला चुका है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, किस प्रकार से नजर रखने की नजर हालांकि रखी जा रही है, लेकिन और ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की ओर से कि चीन को बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए? देखो, डेप्सांग एक प्लेन एरिया है, उसमें डिसएंगेजमेंट के लिए अब बात की जाएगी। जो कल मीटिंग हो रही है उसमें, बिकॉज पैंगोंग वाला तो शॉर्ट आउट हो गया, पेट्रोलिंग ना हम करेंगे ना वो करेंगे, ये एक डिसीजन लिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन डेप्सांग के अंदर आज भी हमारी सेना तैनात है। पेट्रोलिंग वहां पे भी हम पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 इस पे हम पेट्रोलिंग करते आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमने भी संयम बरता है। एक समझो कि एक क्वेश्चन लिया है हमने कि चलो रुके, उनका रुख देखते हैं। अभी डेप्सांग एरिया के लिए भी अब हमारा कंट्री उनसे बात करेगा, अगला नेगोशिएशन होगा उसके ऊपर होगा। बिल्कुल, कल की बातचीत तो काफी अहम मानी जा रही है। क्या कुछ इस बातचीत में खास आता है? फिलहाल मेजर साहब, विपक्ष की ओर से जो तमाम सवाल दागे गए कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल 29-30 अगस्त की बहुत एक अहम रात थी हम लोगों के लिए। हमने उस दिन जो अपना एरिया खास करके रजांगला चुशुल से ऊपर जो पोस्टें थी, मगर पोस्ट थी, गुरुंग पोस्ट थी, रजांगला पोस्ट थी, हमने उस दिन कैप्चर की थी 29 और 30 तारीख को। जो 62 से उनके पास से वो एरिया था। अब हम बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह नीचे देख रहे, नीचे हरकतें क्या हो रही हैं। तो अब मुझे कोई वो नहीं है, विपक्ष जो सवाल उठा रही है कि हमारा एरिया उन्होंने छीना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मई 2020 से लेकर के आज तक का अगर हम माने, 1 इंच जमीन चाइना ने हमारी नहीं छीनी, बल्कि हमने अपना खोया हुआ इलाका रिगेन किया है। हमारा इलाका था पहले वो, तो हमारी आर्मी ने रिगेन किया, बहुत बहादुरी का काम ये किया। हमने छाती ठोक के कहा पूरी दुनिया के सामने, एक महावीर चक्र दिया, कल सुरेश बाबू को 4 वीर चक्र दिए उस लड़ाई में, जो 20 हमारे जो शहीद हुए थे। चाइना छुपाता रहा, उसकी पॉलिसी वही रही है, हाइड करके वार करना उनकी पॉलिसी रही है। तो उसके तहत उन्होंने अपने जवानों का अपमान किया, सेना का अपमान किया है। दुनिया को नहीं बताया कि कितने लोगों ने शहीद हुए, क्या फर्क पड़ता, बता देते तो वो भी लोगों को तग में देते, उन्होंने कुछ तो बहादुरी दिखाई होगी। लेकिन डरपोक कंट्री है वो, उस कंट्री पे फिर मैं कहूंगा भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें हिम्मत भी नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का, बिकॉज पूरा वर्ल्ड ओपिनियन हमारे फेवर में है। डिप्लोमेटिक जीत चुके हैं हम, पॉलिटिकली हम जीत चुके हैं, मिलिटरी हम जीत चुके हैं। हमारे जवानों का मोरल बहुत अप है आज के दिन, खासकर हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत की विजिट से और नरवणे साहब की विजिट से। नरेंद्र मोदी जी हर दूसरे दिन जवानों का मोरल अप करते हैं, बताते हैं बॉर्डर पर जवान है उनको, वो सुनते हैं कि उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, डरने की जरूरत नहीं है उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर। टूलकिट विवाद में गिरफ्तार हुई दिशा रवि केस में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के लिए मना कर दिया है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सभी पक्षों से जवाब मांगा है और कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी दे चुका है। दिशा रवि के केस में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से जो टूलकिट ट्वीट कर दिया था, उसी की जांच करते हुए पुलिस दिशा रवि तक पहुंची। दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए। गुरुवार को इस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट से कहा कि कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की गई। दिशा को किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा करने के ये मामले में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के सामने ये दलील दी। वहीं टूलकिट केस में दिशा रवि की आज शाम 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेशी होगी। और फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार।